आपके प्यारे से चैनल इमरान की क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि 27 फरवरी को आपका साइंस का पेपर लगा हुआ है क्लास 10th का, तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे, उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर हम केमिस्ट्री की बात कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद बायोलॉजी की बात कर लेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, और फिर आप एग्जामिनेशन में जाइए और वहाँ पेपर दे करके आइए, फिर यहाँ पर आकर के कमेंट करिए कि आपका क्वेश्चन कौन सा नहीं आया इस टॉपिक से। तो हम गारंटी लेते हैं कि जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फंसेंगे। अगर जितना मैं बताता हूँ उतना आप पढ़ करके जाते हैं तो 70 मार्क्स का पेपर आपका आता है। 70 में से आपका 60 मार्क्स तो पक्के हैं। तो इस तरीके से 30 नंबर अगर आपके स्कूल से मिल जाते हैं तो 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं। तो चलिए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि पता है आपको, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताइए। जैसा कि आपको फॉर्मूला आता है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये फॉर्मूला होता है F = R/2। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, यहाँ पे डिजिट अलग अलग तरीके से चेंज करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो फोकस दूरी निकालनी है तो फोकस दूरी क्या होगी, त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दी गई है 20, तो 20/2, तो ये इससे मर जाए कितना आ जाएगा 10, मतलब फोकस दूरी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी ये सवाल आता है, हर बार आता है ऑब्जेक्टिव में, तो वक्रता त्रिज्या आपको दी गई होगी तो फोकस दूरी निकालने को बोलेगा। फोकस दूरी जैसे ही निकालने को बोले तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये 20 है तो कितनी आ गई 10। अगर हम मान ले कि यहाँ पर इस जगह पर 20 सेंटीमीटर ना होकर के 30 सेंटीमीटर गिवन है, अगर 30 सेंटीमीटर दी होती तो फोकस दूरी कितनी होती, इसकी आधी। आधी का मतलब कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है क्या, फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है = R/2 फॉर्मूला होता है ना। तो इसकी आधी कर दो, 30/2 कितना आ जाएगा 15। अगर मान लो यहाँ पे दिया होता 50 सेंटीमीटर, है ना, तो 50 का मतलब कितना, फोकस दूरी कितनी हो जाती है आपकी, फोकस दूरी हो जाती है 25 सेंटीमीटर। तो आपको फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी ही लिखनी है, ठीक है। फोकस दूरी क्या करना है, वक्रता त्रिज्या की आधी लिखनी है। इनके अंदर बहुत सारे और न्यूमेरिकल बनते हैं, वो धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं रंगों का क्रम। तो इसके लिए क्या करना है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको समझाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ये आपके पास हो गया प्रिज्म, है ना। अब प्रिज्म में से यहाँ पर पड़ी कौन सी लाइट, श्वेत प्रकाश, मतलब जो सूरज बाबा से जो प्रकाश आता है उसी को क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। सूरज बाबा इधर चमक रहे थे, इधर से प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश इसके ऊपर आकर के पड़ा। अब यहाँ प्रकाश आकर के पड़ा, ये जाने के बाद में 7 कलर्स में, 7 रंगों में इस तरीके से निकल गया, 7 रंगों में, ठीक है। तो ये 7 रंगों में ऐसे निकल गया भैया, 7 रंगों में इस तरीके से इधर की तरफ निकल गया। और इनका सीक्वेंस क्या होता है, तो इनका सीक्वेंस ध्यान कर रखने के लिए लिखा हुआ है रंगों का क्रम। तो रंगों का क्रम ध्यान रखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, विग्बियोर, सबने पढ़ा होगा, है ना, विग्बियोर, है ना। क्या याद रखना है आपको, विग्बियोर। आपको एक वर्ड ध्यान रखना है रंगों के क्रम के लिए, विग्बियोर ध्यान रखना है। V फॉर क्या होता है, वायलेट, V फॉर क्या होता है, वायलेट। I फॉर क्या होता है, इंडिगो, I फॉर इंडिगो। B फॉर क्या होता है, ब्लू। G फॉर हो गया आपका ग्रीन। Y फॉर हो गया आपका येलो, और O फॉर हो गया आपका ऑरेंज, और R फॉर आपका हो गया रेड, है ना। मतलब अगर हिंदी की बात करें तो वॉयलेट का मतलब क्या होता है, बैंगनी, इसका मतलब जामुनी। ब्लू का मतलब आपको पता है नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब पीला, और ऑरेंज का मतलब नारंगी,
और ये लाल, है ना। तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो ध्यान रखना कैसे है, वायलेट से, सॉरी वायलेट ने विगबियोर, क्या रखना है, विगबियोर। विगबियोर से आप पता कर लेंगे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये इनका क्रम है। तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि श्वेत प्रकाश का डेफिनेशन क्या होगी कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये सारे क्वेश्चन और उसके आंसर अपनी कॉपी पे आप नोट करते चलेंगे और इन्हीं को आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ करके जाना है। 100% क्वेश्चन यहां से फंसेंगे, है ना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब श्वेत प्रकाश इधर से आया और ये 7 कलर्स में 7 रंगों में इधर की तरफ टूट गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्रम क्या होगा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। तरीके से आपको 2 क्वेश्चन ये क्लियर हो गए होंगे कि गोलीय दर्पण की विकृत त्रिज्या दी रहेगी, फोकस दूरी पूछेगा, तुरंत उसकी आधी कर देना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस तरीके से आप एक ट्रायंगल बना करके, त्रिभुज बना करके, त्रिभुज नहीं है जबकि ये प्रिज्म है, तो इस तरीके से आप एक प्रिज्म बना करके इधर श्वेत प्रकाश गुजारेंगे और इधर 7 कलर्स बन जाएंगे। इनका सीक्वेंस क्या होता है, विगबियोर, है ना। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, मतलब हिंदी की बात करें तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका सीक्वेंस ध्यान रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत विभव एवं विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र बताना है और मात्रक भी बताना है। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों में अलग अलग बातें हैं। चलिए हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, इनके बारे में जरा हम बात करते हैं। तो विद्युत विभव क्या है कि मान लो यहां पर इनफाइनाइट है, अनंत है। लोग ये मानते हैं कि इनफाइनाइट पर बहुत ज्यादा चार्ज रखा होता है। इनफाइनाइट पे मान लो आवेश पड़ा हुआ है, क्यों, है ना, बहुत सारे आवेश यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये मान लो आपका ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, आपका इनफाइनाइट वाला, अनंत वाला पोर्शन है, यह आपका अनंत वाला पोर्शन। यहाँ बहुत सारा चार्ज आवेश पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कोई गए भैया, उनका नाम क्या था, कलुआ। अब जो कलुआ है भैया वो यहां से ऐसे गए, ठीक है, और इन्होंने क्या करा कि यहाँ चार्ज को उठाया, इस जगह से क्यों को उठाया, और क्यों को उठाने के बाद में चार्ज को पकड़ लेकर कहाँ पे आए, ए पॉइंट पे आए, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज को उठाया और कहाँ तक लेकर के आए, ए पॉइंट तक लेकर के आए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि अनंत से किसी बिंदु तक, है ना, अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो काम करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है। डेफिनेशन क्या होगी, मतलब ये कलुआ जो थे भैया, है ना, इनका नाम क्या था, कलुआ। अब जो कलुआ थे वो कहाँ गए, इनफाइनाइट पे गए, अनंत पे चले गए भैया। अब अनंत पे चार्ज को उठाया और कहा कि चलो भैया कहाँ जाना है इनको, ए पर जाना है। अब ए पर इनको चलना है तो इन्होंने चार्ज को उठाया यहाँ से, अब भागते भागते कहाँ पे आए, ए पॉइंट पे आए, है ना। तो इनको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ काम करना पड़ा, मतलब ये चार्ज को उठाया था और लेकर के जा रहे थे, इनका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक आने में इनको कुछ काम करना पड़ा। तो डेफिनेशन क्या होगी, अनंत से किसी बिंदु तक, है ना, अनंत से, ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लेंगे आप, बोल रहा हूं, अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में जो काम करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है ना। अनंत से आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, यहां से उठाया और यहां पे रखेंगे चार्ज को,
अनंत से, है ना, आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन तो होगी, फॉर्मूला देखिए, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब चार्ज को उठाया, इसके ऊपर काम किया, यह क्या बन गया, विद्युत विभव। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। मात्रक क्या होता है इसका, देखो इसके मात्रक दो हो सकते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, और इसका मात्रक होता है कुलाम। तो जूल प्रति कुलाम, है ना, जूल प्रति कुलाम बोलेंगे, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है ना। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है। कलवा ने यहां से चार्ज को उठाया और एक पॉइंट पे ला करके रखा, वही क्या है, विद्युत विभव है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम या फिर वोल्ट। अब आगे देखिए, अगर हम दूसरा हमारे पास वर्ड आया है विभवांतर, दूसरा हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है ना, बात करते हैं विद्युत विभवांतर की। तो विद्युत विभवांतर क्या है, देखो विभव में और विभवांतर में फर्क है। विभवांतर का मतलब क्या होता है, देखो विभवांतर का मतलब क्या है, विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब क्या है, विभव में अंतर। मतलब अगर आप देखेंगे भैया कि यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है। अब की बार कलवा ने क्या किया, अब की बार चार्ज कहाँ रखा हुआ था, अब की बार सारा का सारा आवेश कहाँ रखा हुआ था, B पॉइंट पे रखा हुआ था। अब कलवा वहां पे गया दौड़ता दौड़ता, है ना, और एकदम खुश है, देखो कलवा कितना मस्त, और ये दौड़ता दौड़ता गया और इन्होंने अपने चार्ज को पकड़ा ऐसे हाथ में, और ये भाग करके कहाँ आया, इस जगह पे आया। कहाँ पे आया है, पॉइंट A के ऊपर आया है, ठीक है। अब कलवा कहाँ आया है, पॉइंट A के ऊपर आया है। तो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक आवेश को, है ना, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है ना। तो मतलब क्या होगा, सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये डेफिनेशन कॉपी में अपने लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। क्या होगा डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है ना। तो देखो लिखने का तरीका क्या होता है, ये कलवा कहाँ चला था, B से, और कहाँ पे आया, A पे। तो जहां पे आया उसका चार्ज पहले लिखेंगे, उसका विभव पहले लिख देंगे, ये विभव VA हो गया। कहां चला था, VB से, तो माइनस का VB। यहाँ क्या लिखा, विभव में अंतर, तो यहाँ का विभव VA, यहाँ का विभव VB, तो हो गया विभव में अंतर बराबर। फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन Q, है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो कभी भी फिजिक्स के अंदर दो चीजों का अंतर दिया गया हो तो इसको हम लोग डेल्टा V से लिखते हैं। डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन Q। तो डेल्टा V इक्वल टू हो गया W अपॉन Q। इसका मात्रक जो रहने वाला है, जो विभव का मात्रक वही विभवांतर का मात्रक क्या होगा, मात्रक वोल्ट होगा, है ना। मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर अनंत से चलेगा किसी बिंदु तक आएगा तो क्या है, विद्युत विभव है। अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर बोलेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निकट एवं दूरदर्शी दोष क्या है, इसका निवारण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। निकट एवं दूरदर्शी दोष क्या है, इसका निवारण बताइए, है ना। अब इसका डायग्राम ही बनता है, तो डायग्राम के लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए, है ना। उसके अंदर आपके लेंस के जितने भी डायग्राम बनते हैं वो वाले, और दर्पण के वो सारे, और ये आपका इसके कारण और निवारण वाले डायग्राम अलग से हम पूरा सेपरेट वीडियो बना देंगे।
वो इसके बाद जल्द ही आने वाला है। हाँ, आपका मान के चलो ये आपका वीडियो आ गया शाम तक, सुबह में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो निकट एवं दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण और निवारण बताना है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं मायोपिया, है ना, मेरा पिया घर आया, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इसमें, इस दोष के अंदर क्या होता है कि इसमें पास की वस्तुएं, है ना, निकट की वस्तु, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती, है ना। तो ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की तो दिखाई पड़ेंगी बढ़िया से, लेकिन दूर की स्पष्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है वो आगे हम बताएंगे आपको। निवारण क्या है, इसके अंदर हम लोग कौन सा लेंस चश्मे के अंदर यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज चश्मे में किया जाता है ना। तो आप चश्मा पहनते हैं तो उसके ऊपर कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस यूज किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें पास की वस्तुएं तो बढ़िया से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन की दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसका निवारण क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा नंबर आपका आता है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष एकदम इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, दूर दृष्टि दोष इसका क्या हो जाता है, एकदम अपोजिट, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं, दूर की जो वस्तु होंगी वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जो पास की वस्तुएं होंगी, निकट की वस्तुएं होंगी, वो आपको स्पष्ट नहीं दिखती। जो दूर की वस्तुएं होंगी वो आपको एकदम क्लियर दिखाई पड़ेंगी और पास की वस्तुएं एकदम क्लियर नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। और इसका निवारण क्या होता है, इसका इलाज क्या है, तो चश्मे के अंदर कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तुएं बढ़िया दिखाई पड़ेंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निवारण क्या होगा, अवतल लेंस का यूज करेंगे निकट दृष्टि दोष के अंदर। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण क्या होता है, उत्तल लेंस, है ना। चश्मे के अंदर कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्रम एवं श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र मांकित प्रश्न, है ना। तो एक बात होती है समांतर क्रम संयोजन, है ना, और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या है कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये किसका फॉर्मूला है, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आता कहां से है, इसको जरा हम प्रूव करेंगे, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे हम छोटा सा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, एक हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटू सा डायग्राम बना दिया है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ लिख दिया हमने ये R1 है प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध और ये R3 प्रतिरोध, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया V। ये V वोल्ट की आपके सामने एक बैटरिया लगी हुई है ना। अब मान लो कि यहां से करंट चला, अब बैटरी लगी हुई है तो यहां से करंट निकलेगा। अब करंट कितना निकला, I निकला। ये करंट कितना निकला, I निकला। अब देखो करंट यहां तक तो I था, लेकिन जैसे यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसको 3 रास्ते मिल चुके हैं।
कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। तो मान लिया इसके अंदर जो करंट गया है वो I1 गया है, इसके अंदर जो करंट गया है वो I2 गया है और इसके अंदर जो करंट गया है वो I3 गया है। ठीक है, तो ये करंट आगे पहुंचेगा, यहाँ पर कितना है I1 है, यहाँ पे कितना है I2 है और यहाँ पे कितना है I3। अब तीनों करंट आपस में मिले और मिलने के बाद फिर से क्या बन गया है I बन गया है। डायग्राम समझ में आया आपके कि यहाँ से करंट I निकला और इनको तीन रास्ते मिले I1, I2, I3, फिर आगे गया। देखो ये I ही तीन भागों में टूटा था, फिर तीनों आपस में मिले, मिलने के बाद फिर से I बन चुका है। तो इसको हम लोग बैटरी में फिर से I चला गया। ठीक है, सर्किट बन चुका है। अब देखो इसको प्रूव करने का तरीका क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर समान क्या रहता है। देखो हर जगह पर विभव समान रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे विभव समान कैसे रहेगा। ये V है तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये V मान लिया, ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने मान लिया 0 है। अब देखो जरा ये तीनों के तीनों तार क्या V और 0 के बीच में जुड़े हुए हैं। देखो ये जो तार है पहला वाला जुड़ा हुआ है V और 0 के बीच में, दूसरा तार देखो V और 0 के बीच में, तीसरा तार देखो V और 0 के बीच में। तो V क्या है, अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया, V क्या है, V को हम लोग विभव बोलते हैं। तो इसके अंदर समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, जो विभव होता है, विभव जो होता है वो कैसा रहता है, समान रहता है। विभव समान होता है और जो धारा होगी करंट, विद्युत धारा हर जगह पे कैसी होगी, असमान होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर विभव समान रहता है और धारा असमान रहती है, और जो चीज असमान होती है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे जोड़ करके लिखते हैं। अब देखिए जरा, देखो अगर हम यहाँ पर I करंट तीन भागों में टूट रहा है, I1, I2, I3, मतलब क्या है कि जो I है वही I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। देखो यहाँ पे कि I1, I2, I3 अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया हमने तो I बना। इसका मतलब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों इसके इक्वल है। अब आपको ओम का नियम लगा देना है ना, चूंकि आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहां से I बराबर आप निकाल लेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, V ऊपर हो जाएगा, R इसके बटे में हो जाएगा। V ऊपर हो गया, R इसके बटे में हो गया। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। I की जगह कितना रखेंगे, V बटे R, तो इस I की जगह रख देंगे V बटे R बराबर इस I1 की जगह कितना रख देंगे, V बटे R1। देखो V हर जगह पे सेम है तो V को हम दो हरदम V रखेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 के अंदर I1 धरा जा रही है, R2 के अंदर I2 धरा जा रही है, R3 के अंदर I3 धरा जा रही है। तो फिर से आगे लिखेंगे I2 बराबर कितना, V वही रहेगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा। I3 बराबर V वही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं V बाई R बराबर, आप देखेंगे यहाँ पर V है, यहाँ पर V है और यहाँ पर भी V है, तो हर जगह से V को बाहर निकाल लो। V को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो 1 बटे R1 बचेगा। V को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे 1 बटे R2 बचेगा। V को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे 1 बाई R3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से V मर गया, यहाँ कितना बचा 1। तो आपके सामने आंसर कितना आएगा, 1 बाई R बराबर 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये आपका फॉर्मूला आ चुका है समांतर क्रम संयोजन का, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। तो इस तरीके से इसको प्रूव किया जाता है। आपके 4 नंबर में सवाल आता है, या तो आपका समांतर क्रम संयोजन पूछेंगे या तो श्रेणी क्रम संयोजन पूछेंगे, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, है ना। 1-2 न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन हो गया। चलिए बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो अगले पॉइंट पे आपका आता है, यही क्वेश्चन है ना, श्रेणी क्रम संयोजन। देखो क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, मैंने दोनों को एक साथ में लिया है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है,
R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रूविंग आप कैसे करेंगे। इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन से, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, लाइन सारे के सारे एक ही लाइन में सबको जोड़ दो। एक ही लाइन में 3 प्रतिरोध को ऐसे जोड़ दो, है ना, एक ही लाइन में 3 प्रतिरोध को ऐसे जोड़ दो और यहाँ पर लगा दो एक बैटरी, प्लस माइनस यहाँ लिख दिया V, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है। अब यहां से देखिए कि यहाँ पर I करंट चला। अब जब I करंट चला तो देख रहे होंगे आप कि I R1 में भी जाएगा, I R2 में भी जाएगा और I ही R3 के अंदर भी जाएगा और आगे बढ़ते हुए इधर की तरफ निकल गया, फिर से वापस से बैटरी में आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह पे आपको I दिख रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर समान क्या रहेगा, जो I होगी, जो धारा होगी वो कैसी रहेगी, धारा जो होगी वो कैसी रहेगी, समान रहेगी। और जो V होगा मतलब विभव, है ना, जो विभव होगा, विभव कैसा रहेगा, असमान रहेगा। विभव कैसा रहेगा, असमान रहेगा। देखो यहां से यहां तक का विभव हम मान लेते हैं V1 है, यहां से यहां तक का विभव मान लेते हैं V2 है, और यहां से यहां तक का विभव कितना मान लेते हैं, V3 है। ठीक है, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, जो चीज असमान होगी उसी चीज को जोड़ना है। पिछले वाले में जब समांतर क्रम संयोजन किया था उसके अंदर धारा असमान थी तो उसी को जोड़ दिया था, और यहाँ पर विभव असमान है तो इसी को जोड़ देंगे, है ना। अब देखो मान लो आपके पास 10 वोल्ट की 3 बैटरियां हैं, है ना, एक 10 वोल्ट की, दूसरी 10 वोल्ट की, तीसरी 10 वोल्ट की। अगर तीनों को हम हटा दें और एक बड़ी बैटरी 30 वोल्ट की लगा दें, क्या तीनों के बराबर काम करेगी, बताइए भैया। अरे आप कैसे बताएंगे, आप तो कैमरे के उस तरफ है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें कि एक 10 वोल्ट की, दूसरी 10 वोल्ट की, तीसरी 10 वोल्ट की, अगर तीनों को आपस में एकदम जोड़ दिया जाए, क्या 30 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो तीनों बैटरियों को हटा दें, उसके जगह पे एक 30 वोल्ट की बैटरी रख दें, क्या बराबर काम करेगी। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसका मतलब अगर यहां से हम इसके एंडिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो V होगा, जो बड़ी बैटरी होगी वो छुटकैया बैटरी की, तीनों के तीनों बैटरियों की योगफल के बराबर होगी। मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगी। अब फॉर्मूला हमको पता है, अब चूंकि हमको फॉर्मूला आता है V बराबर होता है IR, तो आप हर जगह पे कितना रख देंगे, V की जगह कितना रखेंगे, IR बराबर V1 की जगह पे IR1। देखो I हर जगह पे सेम है आपकी बात, है ना, तो V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। अब देखिए यहाँ पे IR बराबर, इन सब में देखिए I को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा, R1, यहाँ से I बाहर निकला कितना बचा, R2, यहाँ से I बाहर निकला कितना बचा, I3, है ना। तो I से I मर गया, R बराबर फॉर्मूला आपके सामने क्या आ चुका है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यही फॉर्मूला आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में खूब आता है, चाहे समांतर क्रम आए चाहे तो श्रेणी क्रम संयोजन आए, इन दोनों में से एक फंसता है ना। इनके न्यूमेरिकल भी होते हैं, अब न्यूमेरिकल भी 1-2 कर लीजिए आप, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूमेरिकल अगर देखेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अपने आप बुक से कर लेंगे, ठीक है। 1-2 न्यूमेरिकल हम आपको कराया देते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये लिखा हुआ है A, ये लिखा हुआ है B, ठीक है। अब बताना है आपका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो R1 की वैल्यू भी 2 ओम है और R2 की वैल्यू भी 2 ओम है। देखो ये R1 की वैल्यू, ये R2 की वैल्यू। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो
जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, है ना। R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू 2 प्लस R2 की वैल्यू 2। तो यहां से कितना हो जाएगा, R बराबर 2 दूना 4, 2 प्लस 2 4, 4 से 4 मर गया, तो आंसर कितना आ गया आपके सामने, R बराबर आ जाएगा 1 ओम। तो ऐसे सवाल आपके 1 नंबर में आते हैं। और थोड़ा हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे दूसरा सवाल देते हैं, देखिए यहां पर A है, यहां पर B है, ठीक है। ये मान लिया हमने 3 ओम है, ये मान लिया 3 ओम है, ये मान लिया 3 ओम है, इसको भी हमने मान लिया 3 ओम है, इसको भी मान लिया 3 ओम है, इसको भी मान लिया 3 ओम है। सारे 3 ओम के रेजिस्टेंस आपके सामने जुड़े हुए हैं। तो देखो ये तीनों के तीनों किसमें, समांतर क्रम में है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहां से आपका हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 कितना है 3, R2 कितना है 3 और R3 भी कितना है 3। तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 3 नीचे एलसीएम हो गया। जब नीचे हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, 1 2 और 3, 3 ऊपर भी हो गया, 3 से 3 मर गया। तो R बराबर कितना आ गया, R को 1 से गुणा करेंगे, R यहाँ भी 1 बचा, 1 बन जा 1 ओम। तो R बराबर कितना आ गया 1 ओम। फिर यहां पे जोड़ेंगे वही तरीका, अगर आप यहां पे करेंगे तब भी वही कितना आएगा, 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 बार लिख देंगे तो 1/r बराबर कितना, 3 नीचे से मिल जाएगा, 1 1 1 कितना 3, 3 से 3 मर गया। तो r बराबर कितना आ गया, यहां से भी कितना आया 1 ओम। अब देखो इन तीनों को हमने आपस में जोड़ा तो कितना आया 1 ओम, इन तीनों को आपस में जोड़ा कितना आया 1 ओम। इसका मतलब यहां पर कितना होगा 1 ओम। अगर इसका हम एक और सर्किट बनाए छोटा सा तो क्या बनेगा, देखिए जरा, देखिएगा। अगर यहाँ छोटा सर्किट बनाए हम, देखो नीचे बना देते हैं, यहाँ पे इन तीनों को हमने आपस में जोड़ा तो कितना बना था, यहाँ कितना बना 1 ओम। फिर इन तीनों को हमने आपस में जोड़ा कितना बना 1 ओम। तो यहाँ पर B है, यहाँ पर A है। अब जरा बताइए कि ये दोनों के दोनों क्या श्रेणी क्रम में है, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 ओम आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 2 ओम। समझ में आया कैसे किया हमने, कि ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में तो ये फार्मूला, ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में तो ये फार्मूला, इस जगह से कितना आया 1 ओम, इन तीनों को जोड़ा कितना आया 1 ओम, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2 ओम। तो इस तरीके से आपका ये आंसर, इस तरीके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन बताइए। तो ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन बताना है। तो ओम का नियम क्या होता है, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, आप सुन लीजिए और लिख लीजिएगा कॉपी में अपने, कि किसी चालक का प्रतिरोध, है ना, सॉरी, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और सांद्रता आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा, चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर के समानुपाती होती है। या ऐसा आप बोल सकते हैं, देखो ओम का नियम एकदम सिंपल सी डेफिनेशन बताएंगे आपको हम। क्या डेफिनेशन है इसकी, कि चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप, है ना, कि चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर चालक में बहने वाली धारा
आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर V अनुक्रमानुपाती होता है किसके? धारा के। अगर यहां से आप अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाते हो तो यहां आ जाता है R और यहां लिख देते हैं हम लोग I। तो इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा जाता है V = I। यही आपको लिखा मिलता है। यहां पर R क्या होता है? R को हम लोग क्या बोलते हैं? R को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। R को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका मात्रा क्या होता है? ओम। इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो V = क्या होता है? I R। और लिखा हुआ है इसका सत्यापन करना है, तो सत्यापन करने के लिए आप यहाँ पे ग्राफ खींच देंगे, है ना। सत्यापन करने के लिए यहाँ पे आप ग्राफ खींच देंगे। यहाँ लिख देंगे V, इधर की तरफ ये एरो बन गया और इधर की तरफ ये क्या बन गया? ये लिख देंगे I। और बीच से चुपचाप आपको ऐसे एक लाइन खींच देनी है ना। बीच से क्या करना है? एक लाइन खींच देनी है और लाइन के ऊपर क्या लिख देना है? V/I बराबर नियतांक। V/I बराबर क्या लिख देंगे? नियत लिख देंगे। इधर V लिखेंगे, इधर I लिखेंगे, इधर लिख देंगे V/I बराबर। सत्यापन करने के नीचे क्या लिख देंगे इसके अंदर कि यदि V और I के बीच, यदि V व I के बीच, है ना, ग्राफ खींचते हैं, V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ओम का नियम क्या हो गया? किसी चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V = I R। R क्या है? प्रतिरोध है। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका ग्राफ तो इधर लिख देंगे V, इधर लिख देंगे I और क्या होगा? B से लाइन खींच देंगे। लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे? V/I बराबर नियत। यदि V और I के बीच में एक ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो एक सीधी रेखा मतलब सरल रेखा प्राप्त होगी। यही इसका क्या है? सत्यापन कहलाता है। तो आई होप आपका ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ये सारे क्वेश्चन और उसके आंसर अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, फिर इन्हीं को रिवाइज कर लेंगे। एग्जामिनेशन देने जाइए, पक्का क्वेश्चन फंसेगा वहां पे। फिर चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। मतलब प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात हमने यहाँ पर लिख दी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले। दो बात करते हैं तो दूसरी क्या होती है? किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो लिख देंगे यहां पर क्या? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो R व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? A के। 1/A लिखेंगे। ये मान लिया है क्वेश्चन नंबर 2 है।
तीसरी बात क्या होती है, तीसरे के ऊपर डिपेंड करता है किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध ताप, दाब और सांद्रता, ताप, दाब और सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, दाब को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को साथ में लिख लेते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को साथ में लिखते हैं, देखो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, एल है, सॉरी देखो आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, बीच में प्रोपोर्शनल का साइन है, समानुपाती का साइन है, लगा दिया। यहाँ पे कितना है, एल है, नीचे कितना है, बटे में आपका है ए। अगर आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो क्या आता है, आर बराबर, यहां से इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटा देंगे तो यहाँ आता है एक रो, उसको बोलते हैं रो, और इनटू में क्या लिख देंगे, एल, नीचे लिख देंगे ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है इसका। और यहाँ पे रो क्या है, रो क्या है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, है ना। इसका मात्रक क्या होता है, सारी बातें यहाँ हम लिख देते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, इसका मात्रक होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जुड़ा रहता है ना। तो न्यूमेरिकल अपने बुक से आप कर लेंगे, है ना, आपकी बुक में न्यूमेरिकल दिया गया होगा, है ना। इतना टाइम नहीं है क्योंकि आगे क्वेश्चन ही बचे हुए बहुत सारे, न्यूमेरिकल कराएंगे तो आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। चलिए देखें, तो कहते चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या होती है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात, चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध का ताप, दाब और सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इस पहली को और दूसरी को साथ में लिखते हैं, देखो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ हमने आर लिख दिया। यहाँ पर एल है, एल को 1 से गुणा करेंगे, एल हो गया, बटे में ए लिखा, ए लिख दिया। अब देखो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक आता है रो, इसको बोलते हैं रो। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और रो होता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इंपॉर्टेंट बहुत है, इसका मात्रक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन लिख लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर और इसको आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक बताइए। विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक बताइए, है ना। तो एकदम सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है कि कार्य करने की, है ना, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब कौन कार्य कर रहा होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, बल्ब होगा, एलईडी हो चुका है, बैटरी हो चुका है ना, ये सब चीजें। तो कार्य करने की जो दर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। इसका फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T। कार्य करने की दर, देखो ये कार्य हो गया, ये इसकी दर हो गई ना। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसका मात्रक हो गया वाट।
आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा, है ना, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटे में होते हैं 3 × 10⁶ जूल। कितने जूल होते हैं, 3 × 10⁶ जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में 3 × 10⁶ जूल होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P = W/T। मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। और 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 3 × 10⁶ जूल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। तो चुंबकीय बल रेखा एकदम सिंपल सी बात है, ये एक चुंबक ले लेंगे। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, N बोलते हैं, इनका मतलब नॉर्थ, S का मतलब साउथ, है ना। तो एक उत्तरी ध्रुव, एक को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। नीचे से भी निकल सकती हैं, ऐसे निकली और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर गई, है ना। तो ये कहां से निकलेंगी भैया, चुंबकीय बल रेखाएं कहां निकलती हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। पहला इनका गुण हो गया। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इनको। दूसरा रूल क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, है ना। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, है ना। ये क्या करते हैं, कभी नहीं काटते। दूसरा रूल दूसरा इनका गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, है ना। तीसरा आप लिख सकते हैं कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, ये इस तरीके से गई, ऐसे घूमती हुई बाहर की तरफ निकल आई, ऐसे। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, मतलब जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र, वहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है ना। तो 3 पॉइंट बहुत है, 2 नंबर में सवाल आता है, 3 पॉइंट लिख देंगे, हो जाएगा काम आपका। होते तो बहुत सारे पॉइंट है लेकिन 3 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है एग्जामिनेशन के लिए। चुंबकीय बल रेखाएं गुण पूछेगा तो क्या बताना है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरी बात, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, है ना। सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करना है। क्या होती है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ये डीसी करंट है और ये वाला कौन सा करंट है, वो एसी वाला करंट है। मतलब दिष्ट करंट का मतलब, दिष्ट धारा का मतलब क्या होता है, जो बैटरी से करंट आता है, और ये करंट कहां से आता है, जो बिजली वाला आपके घर के अंदर सप्लाई आती है ना 220 वोल्ट की, वही वाला है ना। तो दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है बताना है आपको। तो दिष्ट धारा क्या होती है, जो समय के साथ नहीं बदलती, समय के साथ नहीं बदलती, है ना। जो धारा समय के साथ नहीं बदलती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं।
ना, जो समय के साथ नहीं बदलती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। मतलब अगर इसका आप एक ग्राफ बनाओगे तो इस ग्राफ के द्वारा इसको आप समझा सकते हो, इस तरीके से करंट आएगा, एकदम एक लाइन खींच देंगे बस, ये इसका बन गया ग्राफ, है ना। तो दिष्ट धारा क्या होती है, जो समय के साथ नहीं बदलती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। इस तरीके से ये आप एक ग्राफ बना देंगे ना, ये आपका बन गया ग्राफ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि बैटरी द्वारा प्राप्त धारा, बैटरी द्वारा प्राप्त विद्युत धारा, है ना। तो बैटरी द्वारा जो करंट निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। डायरेक्ट करंट, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, डीसी। डायरेक्ट करंट का मतलब डीसी। एक आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसकी जस्ट अपोजिट, जो समय के साथ जो समय के साथ परिवर्तित होती है ना, जो समय के साथ चेंज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या बोलते हैं, एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, जो समय के साथ चेंज हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। अगर एक ग्राफ इसके अंदर आप ड्रॉ करेंगे, है ना, तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से, है ना। अगर ग्राफ आपको इस टाइप से लिखा मिलता है तो वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगे कि घरों में आने वाली धारा, है ना, घरों में जो आने वाली धारा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और एक होती है दिष्ट धारा, है ना। तो जो समय के साथ चेंज नहीं होती उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। और जो समय के साथ चेंज है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो दो प्रकार की धाराएं होती हैं भैया, है ना। जो समय के साथ चेंज होती है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। और जो समय के साथ चेंज ना हो उसको क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा, है ना। ये इसका ग्राफ दोनों का बना करके एग्जामिनेशन में आ जाइए, बढ़िया नंबर देगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो आपका बायां हाथ ये है, इस तरीके से आपको इसको बनाना है, है ना। तो इस तरीके से अंगुलियों को आपको ऐसे फैलाना है, ये वाली कहानी चल रही है ना। अब क्या होगा, जो अंगूठा होता है ये दिखाता है बल की दिशा को, और जो पहली उंगली होती है इसको दिखाती है, किसको हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब लिखते हैं बी से। और जो बीच वाली उंगली होती है उसको दिखाती है धारा को, इसको दिखाती है विद्युत धारा को, है? और ये किसको दिखाता है, बल को। तो यदि हम बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा में, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा में उपस्थित हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एकदम सिंपल सा है, क्या लिखेंगे कि यदि हम बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को, बीच वाले पहली वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, यही क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल, है ना। इसका आपको निकालना है व्यंजक। देखिए जरा ध्यान से, ये मान लिया क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है। लिखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो एक समान का मतलब क्या होता है, ये सारे एरो बराबर होने चाहिए और सारे तीर के बीच की जो दूरी हो वो सब बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया बी। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक, अब इसके अंदर कोई एक तार रखा हुआ है जिसके अंदर करंट चल रहा था आई, इसके अंदर क्या चल रहा था, करंट आई चल रहा था, ठीक है। धारावाही चालक पर बल, तो मान लो जो इसके अंदर तार रखा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, एल है, उसकी लंबाई कितनी है, एल है।
अब देखो इस धारावाही चालक पर कितना बल काम करेगा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल F चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात ना, चालक पर लगने वाला बल चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे पहले ये बात आप लिख लेंगे, उसके बाद ये नोट करेंगे। क्या लिखेंगे, चालक पर लगने वाला बल चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी क्या होगी, चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सेकंड। चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया थर्ड। ठीक है, और अगर इन तीनों को हम साथ में लिखते हैं, यहां पर भी F है, यहां पर भी F है, यहां पर भी F है, तो F बराबर, देखो बीच में क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है। एक बात और लिख सकते हैं यहां पे साथ में कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब थीटा कौन सा है, मतलब ये तार जो है कितने एंगल पर रखा गया है, इससे ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये थीटा यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, तो चार बातें आपको लिखनी है। क्या, चालक पर लगने वाला बल चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात, चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथी बात, चालक पर लगने वाला बल साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इन चारों को साथ में लिखेंगे। देखो जरा, हर जगह पे F दिख रहा है, F लिख दिया। हर जगह पे क्या दिख रहा है, समानुपाती का साइन देखो दिख रहा है। यहाँ कितना I, यहाँ L, यहाँ B, यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा I L B साइन थीटा, I L B साइन थीटा। अब देखो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो क्वेश्चन आता है K, और K फिर से क्या लिख दिया, I B L साइन थीटा। अरे आगे पीछे लिखा हुआ है, बात वही उसका है ना, I B L साइन थीटा। अब मान लो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है K की वैल्यू 1 आती है। प्रयोगों द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया K की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ओवरऑल आपके सामने फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है, F बराबर K की जगह अगर 1 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I B L साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I B L साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर अपने आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, खटिया तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप कहीं पे नोट कर लेंगे और रिवाइज करके जाएंगे। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल कितना होता है, F बराबर I B L साइन थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं सूत्र लिखिए। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बना देना है। बस डायग्राम, अब इतना टाइम नहीं है कि आपको अच्छे समझा पाए, लेकिन बस डायग्राम को अच्छे से आप याद रखना है। कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा, 2-3 आप प्रैक्टिस करेंगे आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइट ऐसे गुजारेंगे, इसको पड़ेगी, और इसके ऊपर जहां पे कट कर रहा है इसके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद इस वाले देखा एकदम सामने से ऐसे गुजार देंगे। फिर इस वाले के जहां पर ये आकर के मिल रहा है इसके ऊपर भी आप क्या कर देंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। उसके बाद इस रेखा को ऐसे इस तरह से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो आपका ये डायग्राम बन चुका है। यहाँ पर ये जो किरण होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और ये वाला जो हमने डॉटेड लाइन खींची है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहाँ पर एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं आई, आपतन कोण। अभी आगे लिख देंगे हम। ये ए होता है, ये होता है आपका कौन सा कोण, ये वाला कोण होता है अपवर्तन कोण, और बाहर वाला कोण ये वाला होता है ई। ठीक है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। और देखिए जरा, ये किरण जानी चाहिए थी सामने,
ये किरण जानी चाहिए थी ऐसे सामने, लेकिन लास्ट में देखिए कहाँ मुड़ चुकी है, इस जगह पर। जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन लास्ट में कैसे है, ऐसे है। मतलब अगर इसको हम पीछे की तरफ हल्का सा बढ़ाएं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं डेल। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2 डिवाइड बाय साइन a बटे 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका डायग्राम और फॉर्मूला आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सारी बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं। n क्या है, n को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, n को कहते हैं अपवर्तनांक। a क्या होता है, a को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण, a को कहते हैं प्रिज्म कोण। और डेलेम, डेलेम इसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। तीनों बातें इसके अंदर हैं। n क्या है, अपवर्तनांक है, a क्या है, प्रिज्म कोण है, डेलेम क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। यहाँ पर I लिखा हुआ है, तो I क्या है, I को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, I को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और यहाँ पर एक चीज और आई है R, R को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। और एक बात और आई है E, E को हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण, E को क्या बोलते हैं, निर्गत कोण, है ना। तो ये डायग्राम ध्यान रखना है। इस डायग्राम की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा तो 3 बार में। फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। n क्या है, अपवर्तनांक है, a है प्रिज्म कोण, डेल m क्या है, अल्पतम विचलन कोण, I क्या है, आपतन कोण, R क्या है, अपवर्तन कोण, और E क्या है, निर्गत कोण कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लास्ट बचे हुए हैं। जैसे आपको पढ़ लेना है प्रकाश का परावर्तन, इसका सचित्र वर्णन करना है आपको, ठीक है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम आपको देखने हैं और इसके डायग्राम सहित आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। और आपके सामने क्या है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर का सिद्धांत और इसकी कार्यविधि। सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि। और अगला आपके सामने है लेंस व दर्पण का किरण आरेख, है ना। लेंस और दर्पण किरण आरेख आपके 6 बनते हैं। 6 आपके किसके होते हैं, लेंस के, और 6 आपके दर्पण के किरण आरेख बनते हैं, है ना। उसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद विद्युत जनित का सिद्धांत एवं कार्यविधि, है ना, ये पढ़ना है। उत्तल व अवतल दर्पण के उपयोग, ये आपके 1 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं और अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत प्रेरण की घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और फैराडे के नियम, फैराडे साहब के 2 नियम होते हैं, उन दोनों नियम को आपको पढ़ करके जाना है। तो इस तरीके से ये आपका फिजिक्स का पूरा पोर्शन खत्म होता है। और इसके बाद नंबर आता है केमिस्ट्री का। तो आपके फिजिक्स के सारे क्वेश्चन की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की। तो फिजिक्स के मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में जाइए भी देखिए, इससे बाहर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बाकी न्यूमेरिकल टाइप जो रहेंगे वो आपको अलग से पढ़ने को मिलेगा। बाकी जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन है सारा का सारा आपका इसी से फंस जाएगा। तो केमिस्ट्री का जितना भी है इसी को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। इसमें से पूरी की पूरी 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है, पूरी 20 नंबर की केमिस्ट्री आपको यहाँ से फंसा के हम दिखाएंगे। तो देखिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं। और सभी में आपकी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, संयोजन अपक्रिया हो गई, वियोजन अपक्रिया हो गई, विस्थापन अपक्रिया हो गई, उपचयन हो गई, अपचयन हो गई और रेडॉक्स अपक्रिया हो गई। ये रिएक्शन आपको पढ़ करके जाना है अच्छे से। सभी रिएक्शन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन आपके सामने जो लिखी हुई है यही है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अपक्रिया, है ना। संयोजन अपक्रिया क्या होती है आपको पता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया क्या होती है, एकल अभिकारक होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसको हम लोग वियोजन अपक्रिया बोलते हैं, है ना। तो इन सारी अपक्रियाओं की डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। फिर अगला क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम क्या है।
है ना। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम ताबड़तोड़ आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इनको अच्छे से आप पढ़ करके जाइएगा भैया कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है और आधुनिक आवर्त नियम क्या है ना। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है एक बार आप सुन लीजिए, आप उनको कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और जबकि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या बोलेगा, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त नियम में केवल परमाणु भार का यूज करना है और आधुनिक आवर्त नियम के अंदर आपको परमाणु क्रमांक का यूज करना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इसके उपयोग आपको देखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही सवाल है, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि एथेनॉल की और एसिटिक अम्ल की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आपको आपके बुक के अंदर जो भी आप विद्या प्रकाशन पढ़ते हैं, काका पढ़ते हैं, है ना, अवतार वगैरह जो भी कुछ पढ़ते हैं आप लोग, उसके अंदर ये रिएक्शन मिल जाएंगे। चैप्टर आपका मिलेगा एक एथेनॉल वाला, है ना, कार्बन तथा उनके यौगिक वाला चैप्टर मिलेगा। कार्बन तथा उनके यौगिक के अंदर आपको एथेनॉल मिलेगा और एसिटिक अम्ल मिलेगा। इनकी आपको रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे से पढ़ करके जाना है। इनको रट्टा मान लेना है कि हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी तो आएंगी, पक्का है, तय है। और बाद में आईपीएससी नाम भी आपका ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। आईपीएससी नाम आपको ढंग से पढ़ करके जाना है अच्छे से। फिर आपका कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और इनके उपयोग। मैं आपको वही क्वेश्चन केवल बता रहा हूं जो आपके बोर्ड में आएंगे और फालतू क्वेश्चन के डिस्कस नहीं करने वाले हम यहाँ पे, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके बनाने की विधि और उपयोग अच्छे से पढ़ करके जाना। और आपका क्या है, धावन सोडा और खाने का सोडा का सूत्र पढ़ लेना। इनका सूत्र को 1 नंबर पूछा जाता है कि धावन सोडा और खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है और इनके बनाने की विधि और उपयोग। ठीक है, तो बनाने की विधि और उपयोग पढ़ करके जाना है। धावन सोडा क्या होता है, इनके बनाने की विधि और इनका सूत्र और इनके उपयोग आपको पढ़ करके जाना है ढंग से। आपको यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस से और बनाने की विधि और धावन सोडा से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इन तीनों में से कोई ना कोई आपके एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, संक्षारण क्या होता है, इसके बचने के उपाय। संक्षारण, है ना, कि धातुओं का धीरे धीरे वायु के संपर्क में आने पर नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण के बचने के उपाय क्या, जैसे आपके लोहे के ऊपर मूर्छा लग गया है तो लोहे के मूर्छे को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको ऊपर पेंट कर सकते हैं, पॉलिश लगा सकते हैं, है ना, पेंट की पॉलिशिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं उसके ऊपर, तेल लगा सकते हैं उसके ऊपर, है ना। तो संक्षारण के ये बचने के उपाय भी होते हैं। और आपकी अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं, इनको आपको पढ़ करके जाना है कि अम्ल और क्षार की डेफिनेशन क्या होती है पता है। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, है ना। तो इनकी रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ लेना। और खनिज तथा अयस्क में अंतर, ठीक है, खनिज तथा अयस्क में अंतर। सभी खनिज अयस्क होते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते, यही इनका अंतर है, मेन डिफरेंस। सुन लीजिएगा एक बार फिर से, सभी खनिज अयस्क होते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, है ना। ये आपका डेफिनेशन आपकी 1 नंबर में पूछी जाती है। सभी खनिज अयस्क होते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपके सामने है साबुन तथा अपमार्जक की परिभाषा। साबुन तथा अपमार्जक की परिभाषा आपको पढ़ करके जाना है। साबुन क्या होते हैं, डेफिनेशन सुन लीजिए एक बार और चाहिए तो कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर ले लीजिए इसको। क्या है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। और अपमार्जक मतलब निर्मा, डिटर्जेंट, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उच्च वसा अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनिक लवण अपमार्जक कहलाते हैं। उच्च वसा अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनिक लवण अपमार्जक कहलाते हैं। साबुन क्या होता है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं।
और उच्च वसा अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनिक लवण अपमार्जक कहलाते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है, पढ़ करके जाइएगा। साबुन की सफाई प्रक्रिया मतलब मिसेल, साबुन की सफाई प्रक्रिया मतलब मिसेल का बनना। अब मिसेल का बनना मैंने पढ़ाया है पीछे क्लास में, और आप लोग एक बार करिएगा कि इनको कहीं से भी अवतार से, विद्या से या कहीं से भी इसको पढ़ करके जाना है। साबुन की सफाई प्रक्रिया, मिसेल का बनना या साबुनीकरण की क्रिया होती है, इसको भी आपको पढ़ करके जाना है। अगला क्या है, आधुनिक आवर्त जो साड़ी होती है उसके गुण क्या है। तो आपको पता है आधुनिक आवर्त साड़ी के अंदर आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है, और समूह की संख्या कितनी है, 18 है। तो आवर्त की संख्या 7 है और समूह की संख्या 18 है। जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको हम लोग आवर्त बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इनकी आप लोग जरा इनके गुण पढ़ करके जाइएगा। फिर पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान, या आपके ऑब्जेक्टिव में खूब आता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। मतलब कोई भी विलयन है, कोई भी द्रव है, अगर उसका पीएच मान 7 से कम है, मतलब मान लो हमने लिख दिया एक विलयन का पीएच मान 5 है, हमने लिख दिया एक विलयन का पीएच मान 5 है, तो बताइए ये अम्लीय है कि क्षारीय? अम्लीय होगा, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से कम ही तो है 5, तो ये कितना होगा, अम्लीय। और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। अगर हम मान लें कि किसी का पीएच मान 9 है तो इसका मतलब क्या होगा, वो चीज कैसी होगी, क्षारीय कहलाएगी। तो 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसको लिख लेना भैया। भर्जन तथा निस्तापन, है ना। तो भर्जन निस्तापन को आपको पढ़ करके जाना है कि भर्जन किसे बोलते हैं और निस्तापन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारा आपको अवतार में, विद्या में जो भी कुछ आप पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, उसके अंदर आपको इनकी डेफिनेशन मिल जाएंगे। तो भर्जन और सारी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इतना ज्यादा है नहीं। आपका कल सुबह बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो भी देने जाना है, पढ़ना भी है आपको, तो सारी डेफिनेशन हम क्लियर यहाँ पे नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा आपका थोड़ा सा। तो भर्जन तथा निस्तापन इनको आपको ढंग से पढ़ करके जाना है। और फिर आपका होती है समजातीय श्रेणी, है ना। आपको कौन श्रेणी होती है, समजातीय श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है या फिर 14 अणुभार का अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। डिप्रेशन लिख लेना क्या, कि ऐसी श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है या फिर 14 अणुभार का अंतर होता है, उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें एकल बंध पाया जाता है, जिनमें एकल बंध या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिनमें द्विकार्बन या त्रिकार्बन पाया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विकार्बन या त्रिकार्बन पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का पूरा निपट चुका है। अब बात करते हैं आगे हम बायोलॉजी की, है ना। अब बायोलॉजी के क्वेश्चन की बात कर लें, बस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बायोलॉजी का देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, बस इन्हीं 15 क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी का आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। तो पहला क्या है, डायाफ्राम क्या है ना। डायाफ्राम क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है, यह आपको पढ़ना है। डायाफ्राम क्या है और कहाँ पाया जाता है। फिर आपका है पुनरुद्भवन, पुनर्जनन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, है ना। पुनर्जनन को उदाहरण सहित स्पष्ट। पुनरुद्भवन क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में आता है। विषमपोषी, परपोषी और समपोषी, इन तीनों की डेफिनेशन, इन डेफिनेशन में से कोई ना कोई डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन में एक ना एक आएगी, चाहे तो विषमपोषी, चाहे परपोषी और आपका समपोषी। इन तीनों को डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ करके जाना है। ये डेफिनेशन सारी के सारी आपकी विद्या प्रकाशन, अवतार वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं उसके अंदर ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो आपका क्या है, मानव का नर जनन और स्त्री जनन तंत्र, है ना। इंपॉर्टेंट कौन सा, ज्यादातर इंपॉर्टेंट तो आपका ये है स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, है ना।
तो नर जनन और स्त्री जनन तंत्र, इन दोनों में से कोई ना कोई आपका एक आता है। तो नर जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र दोनों को पढ़ के जाना है। फिर आपका सौर ऊर्जा है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका प्राकृतिक संसाधन, है ना। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इनकी उपयोगिता वगैरह क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन को आपको पढ़ करके जाना है। वायवीय श्वसन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि वायवीय श्वसन क्या होता है ना, इसके बारे में आपको बताना है। मानव लिंग निर्धारण की व्याख्या, ठीक है, मानव लिंग निर्धारण की व्याख्या क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। फिर पौधों में जल एवं भोजन का प्रवाहन, है ना, पौधों के अंदर जल और भोजन का प्रवाहन किस तरीके से होता है, आपको पता है क्लोरोफिल की वजह से ऐसा कुछ कहानी चलती है इसके अंदर कि सूरज बाबा से प्रकाश आता है, उससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो पौधे जल कैसे अपने अंदर भरते हैं और भोजन कैसे अपने अंदर भरते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। पौधों में जल एवं भोजन का प्रवाहन, है ना, ये आपको आपके चैप्टर में मिल जाएगा। फिर खाद्य श्रृंखला का तात्पर्य, खाद्य श्रृंखला का तात्पर्य क्या है, परिवार नियोजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जो होता है आपके हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है परिवार नियोजन से, ठीक है, तो परिवार नियोजन को आपको पढ़ करके जाना है। फिर आपका है मानव का आहार नाल पाचन तंत्र, है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, मतलब आप खाना वगैरह खाते हैं तो उसका पाचन तंत्र जितना भी है पूरा पोर्शन आप उसको पढ़ करके जाना है। आहार नाल के बारे में पढ़ करके जाना है, पाचन तंत्र के बारे में पूरा का पूरा। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, मेंडल के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडल का नियम। इंटरमीडिएट में भी आता है आपका, वो उसमें भी इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है मेंडल का नियम, है ना। मेंडल के नियम क्या क्या है इनके बारे में आपको पढ़ करके जाना है। समजात एवं समरूप अंक कौन कौन से होते हैं, इनको पढ़ना है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इनको पढ़ने के लिए। लेकिन ओजोन परत, अब ओजोन परत के बारे में पढ़ के जाना है। गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये चीज आपको पढ़ करके जाना है। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपके सामने 15 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 15 क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ करके जाना, लिख लीजिएगा एक बार इनको अपनी कॉपी के ऊपर। फिर इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से पढ़ करके जाइएगा। मैंने जितनी बातें आपके फिजिक्स में बताई वो सब बातें, है ना, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी के, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ करके जाते हैं अलग से, तो हम आपसे वादा करते हैं कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि आपका न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा अलग से रहता है, तो उसको पढ़ करके जाना है। बाकी केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का और फिजिक्स का जो भी लिखने वाला पोर्शन है वो सारा का सारा यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको कितना पढ़ना है, सफिशिएंट पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो आप कल मॉर्निंग में आपका एग्जाम होगा, अब अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को तैयार करिए, उस पेपर देने जाइए, उसके बाद आइए और कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया या कौन सा क्वेश्चन जो हमने बताया आपके पेपर में नहीं फंसा। 100% गारंटी के साथ में सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और झमक के पढ़िए, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िए, बोरिया भर नंबर लेकर के आइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।